रूरल डेवलपमेंट। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों? रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, वही समरी वे में एक चैप्टर को पढ़ेंगे, कोशिश समझने की भी है थोड़ी थोड़ी, पर ज्यादा फोकस लर्न करने पे। स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 5 का नाम है बच्चों रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम है? रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट के मीनिंग पर बात करते हैं। सर रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? रूरल डेवलपमेंट का मतलब है सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ लाना रूरल एरियाज में। क्या मतलब है? सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ लाना कहां पर? रूरल एरियाज में। तो आपसे कोई पूछे यार रूरल डेवलपमेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इट मीन्स एन एक्शन प्लान, इट मीन्स एन एक्शन प्लान for the social and economic development, for the social and economic development of rural areas। ठीक है, तो रूरल एरियाज के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमने एक्शन प्लान बनाया है उसी को बोलते हैं बेटा रूरल डेवलपमेंट। फिर आप बोलोगे इन रूरल डेवलपमेंट देयर आर two types of challenges. There are two types of challenges. Lingering challenges जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, और emerging challenges जो अभी अभी आए हैं। Lingering challenges दो हैं, रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग। और मैंने आपको एक और चीज बोली है बेटा, शर्माओ मत बोलने में। हिंदी में बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ हिंदी में बोलो। इंग्लिश में बोल रहा हूं, इंग्लिश में बोलो। जहां इंग्लिश में नीड होगी वहां इंग्लिश में ही बोलूंगा। और अब जैसे मेरे को रूरल के लिंगरिंग चैलेंजेस के टाइप बताने, तो इसमें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंगरिंग चैलेंजेस विच आर रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग। तो मैंने सिंपल बोल दिया, दो तरह के। तो जहां हिंदी में बोल रहा हूं हिंदी में बोल रहा हूं, और जहां इंग्लिश में बोलने की नीड है वहां इंग्लिश में ही बोलूंगा। ठीक है, चलो। इमर्जिंग चैलेंजेस भी दो टाइप के हैं, एक तो डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर है क्या? चलो अब वन बाय वन पे डिस्कशन करना चालू करेंगे। देखो, अब सबसे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पेपर में पूछेगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपसे कोई पूछे यार रूरल डेवलपमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका जिस्ट याद रखो, ज्यादा माथापच्ची पालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बोलो कि हमारी बल्क ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, तो अगर हम चाहते हैं कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होगा। जब तक रूरल एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अचीव नहीं कर सकते। तो कुल मिला के अपने को ध्यान रखना है, रूरल डेवलपमेंट का मेन फोकस एरिया यही है कि रूरल एरिया डेवलप होगा तभी हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, नहीं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बोलो आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? तो एक सिंपल, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, एक बेसिक चीज क्या बता रहा हूं, बोलो। बल्क ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन lives in rural areas. So overall development of economy would be possible only with growth and development of रूरल एरियाज। बताइए, यहां तक बात समझ में आती है? जी सर। अच्छा, उसके बाद अब हमें वन बाय वन सारे चैलेंजेस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं लिंगरिंग चैलेंजेस पर डिस्कशन चालू करूंगा, और लिंगरिंग चैलेंजेस में भी स्टार्ट करूंगा रूरल क्रेडिट से। किससे? रूरल क्रेडिट से। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे, रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का क्या मतलब है बेटा? रूरल क्रेडिट का मतलब है, सबसे पहले हम चालू करेंगे रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का क्या मतलब है? सबसे पहले हम चालू करेंगे रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का क्या मतलब है बेटा? सबसे पहले हम चालू करेंगे रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का क्या मतलब है बेटा?
बेटा रूरल क्रेडिट का मतलब है फार्मर्स को लोन देना एग्रीकल्चर करने के लिए। रूरल क्रेडिट का क्या मतलब है? फार्मर्स को लोन देना एग्रीकल्चर करने के लिए और उससे रिलेटेड एलाइड एक्टिविटीज करने के लिए। तो व्हाट इज रूरल क्रेडिट बोलो? इट मींस क्रेडिट फॉर फार्मिंग, it means credit for farming and allied activities। allied activities क्या हो गई? allied activities हो गई जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री करना, पोल्ट्री करना, फिशिंग करना, ये सब। अच्छा आगे चलेंगे। अच्छा अब पेपर में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नीड फॉर रूरल क्रेडिट। तो दो बातें याद रखना, एक तो हमारी कंट्री का फार्मर स्मॉल है, पुअर है, मार्जिनल है। तो स्मॉल, पुअर एंड मार्जिनल फार्मर को अगर क्रेडिट नहीं देंगे तो वो एग्रीकल्चर कैरी आउट नहीं कर पाएगा। और दूसरा रीजन ये रखना याद कि क्रॉप की सोइंग में और हार्वेस्टिंग के बीच में टाइम गैप होता है। तो उस टाइम गैप के दौरान जो किसान के छोटे मोटे खर्चे हैं उनको मीट आउट करने के लिए भी उसको रूरल क्रेडिट चाहिए होता है। तो व्हाट इज द नीड फॉर रूरल क्रेडिट? जिस्ट क्या याद रखेंगे? मोस्ट फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल, तो उनकी हेल्प के लिए रूरल क्रेडिट चाहिए। देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन sowing and harvesting of crops, that's why rural credit becomes important। फिर आप बोलोगे on the basis of time period rural credit can be of 3 types। अब अपने को रूरल क्रेडिट के तीनों टाइप पता होने चाहिए। बोलो, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब देखो अगर हमने कोई लोन लिया है 6 से 12 महीने के लिए तो वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। अगर लोन फार्मर ने 12 महीने से 5 साल के लिए लिया है तो वो मीडियम टर्म क्रेडिट है। और अगर लोन 5 साल से 20 साल के बीच के लिए लिया है तो वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट काम आता है एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदने के। एग्रीकल्चर इनपुट क्या हुए? इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। मीडियम टर्म क्रेडिट क्यों लेता है फार्मर? बोले मीडियम टर्म क्रेडिट लेता है फेंसेस बनाने के लिए, मीडियम टर्म क्रेडिट लेता है कुएं खोदने के लिए, डिगिंग ऑफ वेल्स के लिए। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्यों लेता है? परचेज ऑफ लैंड के लिए। क्यों लेता है? परचेज ऑफ लैंड के लिए। अगर आप इतना भी ध्यान रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा फिर आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस रूरल क्रेडिट is of 2 types, rural credit for productive requirement, rural credit for unproductive requirement। सब प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट होती है कि फार्मर को एग्रीकल्चर करने के लिए हमने क्रेडिट दिया है, सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए। यानी ये क्रेडिट क्यों दिया जाता है? परचेज ऑफ इनपुट्स के लिए। और अनप्रोडक्टिव क्रेडिट होता है नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। लाइक फार्मर को गाड़ी खरीदने के लिए लोन दे दिया, फार्मर को घर में शादी है उस पर्पस के लिए लोन दे दिया, फार्मर को मोबाइल फोन खरीदना था इसके लिए लोन दे दिया। तो आप बोलोगे दिस लोन रिलेट्स टू कंजम्पशन एक्टिविटी और पर्सनल एक्सपेंसेस। तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए दिया है, कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए दिया है तो अनप्रोडक्टिव है, और परचेज ऑफ इनपुट्स के लिए दिया है तो प्रोडक्टिव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पेपर में पूछेगा सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट क्या है। क्या पूछेगा? अब पेपर में पूछेगा सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट क्या है। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। अब अपने को याद रखना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। अगर आपसे कोई पूछे कि यार सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट क्या है तो बोलना देयर आर
टू सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जैसे आपने लोन ले लिया लैंडलॉर्ड से जो विलेज में होते हैं, आपने विलेज में जो ट्रेडर्स हैं उनसे लोन ले लिया, आपने मनी लेंडर से लोन ले लिया, ये तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो गए, ये तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो गए। आती है बात समझ में? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? फार्मर may be trapped in vicious circle of debt, that is debt trap। इसमें फार्मर किस में फंस जाता है? डेट ट्रैप में फंस जाता है। ठीक है, फिर आप बोलोगे इन ईयर, या आप ऐसे बोल सकते हो, सिंपल अगर ऐसे बोलना है तो आप बोल सकते हो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान 93% of rural credit came from non-institutional sources. Now it has been reduced to only 34%. बोलो आया कि नहीं आया? अच्छा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होता है? पहले एक दो बार एग्जांपल लिख देता हूं, एक दो फिर एक्सप्लेन करूंगा। गवर्नमेंट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, बैंक्स हो गए, एटसेट्रा, इन्हें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। अब इसमें क्या डेटा याद रखोगे? ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान institutional source was only 7% of total credit, which has now been increased to almost 66%। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? अरे यार 93 और 34 लर्न कर लोगे तो उसी को माइनस करोगे तो 7 और 66 आएगा। भाई 100% में से 93 पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल था और 7 इंस्टीट्यूशनल था। अब 100 में से 34 नॉन इंस्टीट्यूशनल है और 66 इंस्टीट्यूशनल है, तो कोई भी एक डेटा लर्न कर लो। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। सबको क्लियर है? कोई डाउट या क्वेरी? अरे कोई डाउट या क्वेरी? बोलो यस और नो। अच्छा, अब इसमें एक ईयर आपको याद रखना है। पेपर में क्या पूछेगा? व्हेन, इन विच ईयर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट became the or emerged as principal source of credit। तो आप बोलोगे it started in 1981 with nationalization of banks। ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेशनलाइज किया था 1981 में, ताकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को क्या किया जा सके? एनकरेज किया जा सके। ठीक है, डेट ट्रैप क्या होता है पहले? अच्छा ये एक मिनट में बता रहा हूं, पहले ये समझ में आया? गवर्नमेंट ने 1981 में बैंक्स का क्या किया? नेशनलाइजेशन किया, ताकि इंस्टीट्यूशनल सोर्स को एनकरेज किया जा सके। डेट ट्रैप मतलब लोन के भार के नीचे दब जाना। जो ये लैंडलॉर्ड्स होते थे, विलेज ट्रेडर्स होते थे, या मनी लेंडर्स होते थे, ये क्या करते थे? यार इसमें एक हल्का सा करेक्शन कर रहा हूं, सॉरी। इट इमर्ज एज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ क्रेडिट व्हेन इन 1969 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर मैं डेट ट्रैप की बात करता हूं तो डेट ट्रैप में क्या होता है कि ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, विलेज ट्रेडर्स होते थे, ये क्या होता था? फार्मर्स को बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते थे। तो फार्मर क्या होता था? इंटरेस्ट ही चुकाता रह जाता था और प्रिंसिपल अमाउंट तो कभी रीपे ही नहीं कर पाता था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोन बढ़ता जाता था और ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि फार्मर लोन को रीपे ही नहीं करता था, तो वो एक विशियस सर्कल में फंस जाता था ऑफ डेट। ट्रैप माने जाल, तो वो एक लोन के जाल में फंस जाता था। ठीक है, आइए अब बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर। किस पे बात करेंगे? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे। तो इसमें सबसे पहले तो बात करेंगे, बोलिए, कोऑपरेटिव क्रेडिट, कोऑपरेटिव
क्रेडिट सोसाइटीज। अब देखो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में सबसे सिंपल याद रखो, दीज प्रोवाइड लोन्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक तो ये रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फार्मर को लोन देती हैं, दूसरा दे इंश्योर टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट। दे इंश्योर टाइमली and rapid flow of credit. It leads to spread of credit to all regions. It eliminates private money lenders. ठीक है, तो एक तो हो गया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। क्या हो गई? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एक हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें सबसे पहले तो एक डेटा याद रखना है, एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ? तो आप बोलेंगे एसबीआई सेटअप हुआ था इन ईयर 1955। क्लियर है क्या? और एसबीआई का फोकस किस पे था? रूरल क्रेडिट पे। एसबीआई को सेटअप ही किसके लिए किया गया था? देखो आज के टाइम पे अगर आप सोचोगे तो एसबीआई सारे काम कर रहा है, एसबीआई सारे काम कर रहा है, लेकिन एसबीआई को सेटअप करने का मेन पर्पस हमेशा रूरल क्रेडिट था। बोलिए आया? और आप बोलोगे क्रेडिट थ्रू बैंक्स इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसमें सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? बैंक। सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? बैंक। अच्छा, अब इसमें एक और बात याद रखनी है, गवर्नमेंट ने कुछ रूरल एरिया में स्पेशल बैंक सेटअप किए। गवर्नमेंट ने कहां पे? रूरल एरियाज में कुछ स्पेशल बैंक सेटअप किए जिन्हें बोला गया रीजनल रूरल बैंक्स। क्या बोला गया? रीजनल रूरल बैंक्स। तो आप क्या बोलोगे? रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में क्या बोलोगे? आप बोलोगे रीजनल रूरल बैंक्स वर सेटअप टू प्रोवाइड क्रेडिट इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। इनका मेन टारगेट रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज में क्रेडिट देना था। और इसी में एक पॉइंट और याद रखोगे, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वर ऑल्सो सेटअप and they mainly provided loan for purchase of land. ये लोग जो लोन देते थे मेनली लैंड खरीदने के लिए देते थे। नाम ही क्या है? लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। यहां तक क्लियर है? तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स में क्या क्या हो गया? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। और क्या याद रखोगे? अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नाबार्ड। पहले तो नाबार्ड का फुल फॉर्म बोलो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका सेटअप ईयर याद रखो 1982 है और ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। बोलो, इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट। अब पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोले नाबार्ड के फंक्शंस बताइए। किसके फंक्शंस बताइए? नाबार्ड के। तो नाबार्ड का सबसे पहला फंक्शन क्या है? सर, जो ये बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, बैंक्स, आरआरबी, जो नाबार्ड है किसानों को लोन नहीं देती, ये उन इंस्टीट्यूशन को लोन देती है जो किसानों को लोन देते हैं। तो किसान को लोन देगी क्रेडिट सोसाइटी, और क्रेडिट सोसाइटी को लोन कौन देगा? नाबार्ड। तो आप बोलोगे इट इज द फंडिंग एजेंसी, इट इज द फंडिंग एजेंसी फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस, इट इज द फंडिंग एजेंसी फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस। अब रूरल फाइनेंसिंग से रिलेटेड हमारे देश में जितनी संस्थाएं हैं उनके बीच में तालमेल बिठाने का काम भी किसका है? नाबार्ड का। तो नाबार्ड विल कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग activities. The NABARD
will regulate, coordinate rural financing activities. सबसे इंपॉर्टेंट है, it will take measures, बोलो, NABARD will take measures to improve credit delivery system. सर, क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है लोन देने का प्रोसेस. नाबार्ड चाहती है कि लोन देने का प्रोसेस इजी हो जाए. हमारे देश का किसान कम पढ़ा लिखा है, तो अगर लोन देने का प्रोसेस इजी होगा तो उस बेचारे को लोन लेने में आसानी होगी. तो नाबार्ड के फंक्शन याद रखिए, ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ये याद रखिए, और ये 1982 में सेटअप हुई थी, ये याद रखिए. अगर आप इतना भी ध्यान रख लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका काम बन सकता है. बोलिए, आती है बात समझ में? नहीं आती है? अभी नहीं बताऊंगा. आगे बढ़ते हैं. अब दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों से पेपर में शॉर्ट नोट आ सकता है. एक तो आप बोलोगे इंडियन रूरल क्रेडिट सिस्टम इज अ मल्टी एजेंसी सिस्टम. इंडियन रूरल क्रेडिट सिस्टम इज अ मल्टी एजेंसी सिस्टम. एक्सप्लेन. तो आप बोलोगे ये स्टेटमेंट ट्रू है. मल्टी एजेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे देश में रूरल क्रेडिट देने वाला सिर्फ एक संस्था नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं. तो आप बोलोगे दिस इज ट्रू बिकॉज मैनी इंस्टीट्यूशंस ग्रांट रूरल क्रेडिट सच एज कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, cooperative credit societies, land development banks, etc. Therefore it can be said that rural credit is a multi agency system. ठीक है. एक इसमें आपको याद रखना है, ये हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. कुदुम्बाश्री, क्या याद रखना है? कुदुम्बाश्री, यह आपको ध्यान रखना है. पर मैं ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा, 5 मिनट बाद लौट के आऊंगा. मैंने हालांकि लिख दिया है लेकिन मैं इसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, 5 मिनट बाद लौट कर आऊंगा. यहां तक ले बस 5 मिनट बाद. अलाउ मी 5 मिनट्स. पहले मैं माइक्रो क्रेडिट समझा दूं, देन आई विल कम बैक टू दिस टॉपिक. ठीक है, क्योंकि ये उसी का पार्ट है ना. आगे बढ़ते हैं. अब सर अपने को पढ़ना है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. क्या पढ़ना है? ये सब रूरल क्रेडिट में चल रहा है, ध्यान रखिए. अपने को सबसे पहले क्या पढ़ना है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पढ़ने हैं. देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है माइक्रो क्रेडिट का. किसका? सर, माइक्रो क्रेडिट का मतलब होता है छोटे अमाउंट के लोन देना. क्या देना? छोटे अमाउंट के लोन देना गरीब किसानों को, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन पाए. मैंने इसको 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, इससे इसने गोलगप्पे का ठेला ही लगाना चालू कर दिया. गरीब आदमी के लिए वो भी बहुत बड़ी बात है. आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, गरीब आदमी के लिए. तो पहले तो आप बोलो कि माइक्रो क्रेडिट मीन्स गिविंग लोन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट so that individual can become self-employed by establishing own enterprises. So micro credit means small loan to establish enterprises. ठीक है. अब आप बोलोगे माइक्रो क्रेडिट का हमारी कंट्री में मेन सोर्स है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो आप बोलोगे SHG इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ माइक्रो क्रेडिट इन आवर इकोनॉमी. ठीक है. अच्छा, आप ये बोलोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप आर बेसिकली इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म. सर, बेसिकली माइक्रो क्रेडिट इनफॉर्मल है. इनफॉर्मल का मतलब वो होता है जहां पे गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. अब सेल्फ हेल्प ग्रुप समझो, क्योंकि शॉर्ट नोट तो यह आएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप समझाओ, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये एग्जांपल है कुदुम्बाश्री.
आप बोलोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, लोग ग्रुप बना लेते हैं, लोग ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप में क्या होता है, जितने भी उस लोग ग्रुप का पार्ट होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि वो कॉस्ट कटिंग करें, मतलब अपने खर्चे कम करें, थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करें। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, जो लोगों ने पैसा सेव किया है उनसे कलेक्ट कर लेते हैं और उससे एक फंड बच जाता है, उससे एक फंड बन जाता है, और उस फंड से जरूरतमंदों को माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है। बेसिक आइडिया क्या है, ज्यादा मत समझो अभी। लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव किया, वो सेविंग सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे दी, तो उससे एक फंड बन गया, उस फंड से जरूरत के समय लोगों को माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है। ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आप बोलोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, आप बोलोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप मोबिलाइजेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप मोबिलाइजेस स्मॉल सेविंग्स फ्रॉम हाउस ये हाउस होल्ड से स्मॉल सेविंग्स मोबिलाइज करता है, कलेक्ट करता है, एंड ग्रांट्स लोन आउट ऑफ इट, एंड ग्रांट्स लोन आउट ऑफ इट डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, और नीड के हिसाब से सामने वाले को लोन दे देता है। क्लियर है? और इसका बेस्ट पार्ट होता है, ये लोग जो लोन देते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के देते हैं और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन देते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एंड विदाउट एनी सिक्योरिटी। अब इसमें जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर आप ये सारी बातें लिखाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा समझ में आया नहीं आया, सच बताओ। अब कुदुम्बाश्री इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब आप बोलोगे कुदुम्बाश्री, बोलो बेटा, कुदुम्बाश्री केरला में सेटअप हुआ 1995 में। ये एमसीक्यू के लिए 2 क्वेश्चन हो गए। कुदुम्बाश्री कहां स्टार्ट हुआ, केरला में स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, 1995 में स्टार्ट हुआ। अच्छा, कुदुम्बाश्री ने जो गांव में रहने वाली गरीब औरतें थी उनसे सेविंग मोबिलाइज करी, तो इसलिए बोलोगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड पुअर विमेन्स बैंक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पुअर विमेन्स बैंक। फिर आप बोलोगे इट इज द लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम इन एशिया, और इसने अभी तक 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। इट हैज मोबिलाइज सेविंग्स ऑफ अराउंड, इट हैज मोबिलाइज सेविंग्स ऑफ अराउंड ₹1 करोड़। 4 बातें याद रखो, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसने गरीब लोगों से, गरीब लड़कियों से स्पेशली सेविंग को मोबिलाइज किया था। ये केरला में सेटअप हुआ था और ये एशिया का लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन सेविंग्स मोबिलाइज। डन है? अब आपको इतना भी अगर याद है तो कुदुम्बाश्री का एमसीक्यू भी आप कर सकते हो, कुदुम्बाश्री का कोई और क्वेश्चन भी आएगा तो वो आप कर सकते हो। क्लियर है? इसमें एक पॉइंट और बताऊंगा, सिर्फ एक पॉइंट और बताऊंगा, किसान क्रेडिट स्कीम। क्या बताऊंगा? किसान क्रेडिट स्कीम, ऑल्सो नोन एज केसीसी। अब देखो, किसान को तो लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट ने किसान की शॉर्ट टर्म फंड की नीड्स को मीट आउट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया किसान क्रेडिट स्कीम। तो आप बोलोगे केसीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मीट शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स, टू मीट शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है, इसमें आप ये बोलोगे, इसमें ये बोलोगे कि क्या होता है, किसान को क्रेडिट कार्ड अलॉट करते हैं, किसान को क्रेडिट कार्ड अलॉट करते हैं ताकि वो उससे क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए जो इनपुट्स चाहिए होते हैं वो खरीद पाए। तो आप क्या बोलोगे? अंडर दिस स्कीम फार्मर्स आर अलॉटेड credit cards to carry out agriculture and other allied activities। एक ये बात याद रख लो, और एक बात याद रख लेना कि किसान को क्रेडिट कार्ड के साथ साथ
एक पासबुक दी जाती है, तो उस पासबुक में किसान जितना खर्चा करता जाता है उसकी एंट्री भी होती जाती है, और जैसे जैसे पैसा चुकाता जाता है उसकी एंट्री भी होती जाती है। तो आप बोलोगे फार्मर विल बी अलॉटेड क्रेडिट कार्ड कम, कम मतलब साथ में क्रेडिट कार्ड कम पासबुक। ठीक है, ये बात भी अगर आप इसमें ध्यान रख लेते हो तो अपना काम बन सकता है। बोलो आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर है? अब रूरल क्रेडिट का अच्छा क्या है और बुरा क्या है, रूरल क्रेडिट का अच्छा क्या है और बुरा क्या है, एडवांटेजेस क्या हुए, अच्छा क्या हुआ, डिसएडवांटेजेस क्या हुए, बुरा क्या हुआ। ठीक है, देखो इतनी सी समरी बना के पूरा रूरल क्रेडिट खत्म कर रहे हैं हम। सोर्स आ गए, टाइप्स आ गए, मेन एंटिटीज आ गई। मेन एंटिटीज की भी मेन मेन बातें यहां लिखी हुई हैं। अगर आपको इतना भी याद रहेगा ना, इस चैप्टर का क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं जाएगा। ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, केसीसी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुदुम्बाश्री वेरी इंपॉर्टेंट है, और मल्टी एजेंसी सिस्टम। तो ये थोड़ा सा अपने को करके जाना है। जगह खत्म हो गई, दो चीज बताऊंगा बस, मेरे को रूरल क्रेडिट खत्म कर देने दो। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हमें रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल अप्रेजल करना है। क्रिटिकल अप्रेजल यानी अच्छा बुरा, क्रिटिकल अप्रेजल यानी अच्छा बुरा। तो सबसे पहले तो रूरल क्रेडिट के एडवांटेजेस की बात कर लो। तो देखो पहला एडवांटेज तो यही था, रूरल क्रेडिट का पहला एडवांटेज तो यही था कि बैंकिंग सिस्टम स्प्रेड आउट हुआ। इससे फार्मर्स की क्रेडिट नीड्स को पूरा करने में हमें हेल्प मिली, और बेसिकली बैंकिंग सिस्टम एक्सपेंड करने में मेजर रोल प्ले किया नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स ने इन ईयर 1969। तो आप क्या बोलोगे, बैंकिंग सिस्टम expanded due to nationalization of banks in year 1969। दूसरा एडवांटेज ये बोलोगे नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ। नाबार्ड स्टैब्लिश होने से हमारा जो रूरल क्रेडिट का पूरा वर्किंग है वो ज्यादा सिस्टमैटिक बना, ज्यादा ऑर्गेनाइज बना। नाबार्ड बोलना ही भूल जाते हो एक तो तुम। नाबार्ड हैज लेड टू रूरल फाइनेंसिंग, नाबार्ड हैज लेड टू रूरल फाइनेंसिंग becoming more organized. NABARD has led to rural banking, NABARD has led to rural financing becoming more liberalized. और सबसे मेन एडवांटेज यही है, किसान मनी लेंडर का जो डेट टैप था उससे बच गया। लिबरेटिंग फार्मर्स, लिबरेटिंग माने छुड़वाना, लिबरेटिंग फार्मर्स फ्रॉम डेट ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स। ठीक है, और अगर आपको कोई बोले डेफिशिएंसी याद करो, तीन पॉइंट याद करके गाओ, 3 अच्छा 3 बुरा खत्म। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे रूरल क्रेडिट में कमियां क्या थी, तो सबसे पहले बोले आज भी लार्ज सेक्शन ऑफ गरीब फार्मर को रूरल क्रेडिट नहीं मिल पाए। तो आप बोलोगे लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल फार्मर्स इज डिप्राइव्ड फ्रॉम रूरल क्रेडिट। दूसरा आप ये बताओगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर के दबाव में, वोट्स बचाने के चक्कर में, यानी पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के चक्कर में जो किसानों को लोन दिया जाता है उसकी रिकवरी में लैक्सिटी करी जाती है। लैक्सिटी मतलब लैक ऑफ स्टिकनेस। तो उससे होता क्या है, जो लोग लोन चुकाने में केपेबल भी हैं वो भी जानबूझ के लोन नहीं चुकाते, और इससे डिफॉल्ट रेट लोन्स की बहुत ज्यादा हो जाती है। समझे? तो आप बोलोगे ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर। अगर आपको पॉपुलिज्म वर्ड याद हो तो बेटर है, नहीं याद हो तो प्रेशर। ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर देयर इज लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस
In recovery of loans, there is lack of strictness in recovery of loans, resulting in high default rate. Resulting in high default rate. ठीक है, अब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लाए थे लोगों में हैबिट ऑफ सेविंग डेवलप कराने के लिए, लेकिन जो उनका टारगेट था कि जितने सेविंग्स अचीव होने चाहिए वो नहीं हो पाए. फेल टू डेवलप हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट. थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चे काट के पैसे सेव करना, अपने खर्चे कम करके पैसे सेव करना. फेल टू डेवलप हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट अमंग रूरल पब्लिक. ठीक है, और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो जनधन योजना का. किसका? शॉर्ट नोट आ सकता है इसमें. अब जनधन योजना में ज्यादा बातें याद रखने की जरूरत नहीं है. बेसिकली इसमें सबसे पहली चीज तो बोलोगे, अंडर दिस स्कीम लोगों को एनकरेज किया गया टू ओपन जीरो बैलेंस अकाउंट्स. लोगों को इसमें प्रोवाइड किया गया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹1 to 2 लाख. ओडी फैसिलिटी दी गई, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई ऑफ अराउंड ₹10,000. इससे हमारी कंट्री में 40 करोड़ न्यू अकाउंट्स ओपन हुए. 40 करोड़ न्यू अकाउंट्स ओपन हुए और इससे मोबिलाइज हुए अराउंड ₹1,40,000 करोड़. सबसे मेन फायदा ये था, ये जीरो बैलेंस अकाउंट थे, कोई मिनिमम बैलेंस इन अकाउंट्स में रखने की जरूरत नहीं थी. ये क्या थे? जीरो बैलेंस अकाउंट्स थे और इनमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी. बोलो आया कि नहीं आया? आया. चलो, अब एक बच्चा काफी देर से छोटी सी मेरे से क्वेरी पूछने की कोशिश कर रहा है, वो मैं बता देता हूं. अब अपन पढ़ क्या रहे थे? लिंगरिंग चैलेंजेस पढ़ रहे थे. लिंगरिंग चैलेंजेस क्या है? जो लंबे समय से चले आ रहे हैं. कितने लिंगरिंग चैलेंजेस थे? 2. एक तो रूरल क्रेडिट था और एक रूरल मार्केटिंग था. रूरल क्रेडिट हो गया, अब हम बात करेंगे रूरल मार्केटिंग पे. बोलिए. कमर्शियल बैंक ऑल ओवर इंडिया होते हैं, आरआरबी सिर्फ रूरल एरिया में होते हैं. कमर्शियल बैंक हर तरीके के किसान को लोन देते हैं, आरआरबी सिर्फ पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देते हैं. आगे स्टार्ट करते हैं. एग्रीकल्चर, बेटा क्लास के बाद पूछ लेना, फिर रह जाएगा. मैं जब ये चैप्टर ओवर करूंगा आई विल आंसर योर क्वेरीज. एग्रीकल्चर मार्केटिंग, लेट मी फिनिश देन आई विल आंसर. यू कैन स्टे आफ्टर द क्लास, अकॉर्डिंगली आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है. एग्रीकल्चर मार्केटिंग. एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम बात करते हैं, या इसको बोलते हैं मार्केटिंग इन रूरल एरियाज. अब देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें वर्ड याद कर लो. आपको ज्यादा नहीं लर्न हो मत करो. मैं फिर बोल रहा हूं, आपको ज्यादा नहीं लर्न हो मत करो. एग्रीकल्चर मार्केटिंग का बेसिकली मतलब होता है खेत से जब माल उग गया, जब फसल उग गई, तो खेत से उसे मार्केट में बेचने तक होने वाली जितनी एक्टिविटीज बीच में है, वो सब किसका पार्ट है? मार्केटिंग का. फसल उग गई, फिर उसको बेचना है, तो उगाने से बेचने के बीच में जितनी एक्टिविटीज होंगी वो सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग है. तो आपको कोई बोले यार एग्रीकल्चर मार्केटिंग को डिफाइन करो, तो आप बोलोगे इट इज अ प्रोसेस. बहुत इजी गोइंग वे में समझा रहा हूं. इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of agriculture produce. समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है
जो भी आपका क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसकी असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमने क्या करी है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग करी है। क्या करी है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग करी है। समझ में आता है? अच्छा, अब इसमें एक चीज आएगी कि डिस्ट्रेस सेल क्या होती है। क्या मैं आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले डिस्ट्रेस सेल का मतलब समझाऊंगा, उसके बाद हम जो मेरा टॉपिक है उस पे आऊंगा। तो डिस्ट्रेस सेल पे पेपर में शॉर्ट नोट आ जाता है। डिस्ट्रेस सेल पे पेपर में क्या आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है। तो आपसे कोई पूछे डिस्ट्रेस सेल क्या होती है, तो आप ये बोलेंगे कि हमारी कंट्री में क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, प्लस किसान को लोन का बहुत प्रेशर होता है, तो उसको लोन चुकाने की भी जल्दी होती है। तो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने की वजह से और लोन चुकाने का प्रेशर होने की वजह से बेचारा किसान अपनी फसल को सस्ते दामों में बेच देता है, और इसी कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रेस सेल बोला जाता है। तो आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रेस सेल मींस कंपल्जन टू सेल, कंपल्जन टू सेल agriculture produce at a very low price due to lack of storage facilities, due to lack of storage facilities and urgent need of money, and urgent need of money to pay off loans। ठीक है, पहले तो डिस्ट्रेस सेल समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर मार्केटिंग की नीड क्या है, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर मार्केटिंग की नीड क्या है। आज एग्रीकल्चर मार्केटिंग की नीड है, उसके रीजंस पढ़ेंगे। या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग में गवर्नमेंट ही क्यों इंटरवीन करे, क्यों गवर्नमेंट जाके असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज में फार्मर की हेल्प करे। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज द नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो उसके कई सारे रीजंस हैं, कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो यही लिखोगे, देखो ये पूरा रिलेटेड है कि फार्मर क्या करते थे, मनी लेंडर से लोन ले लेते थे, फिर बाद में लोन चुकाने के चक्कर में मजबूरी में उन्हें अपनी फसल उन्हीं लोगों को बेचनी पड़ती थी जिन लोगों से उन्होंने लोन लिए हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या आती थी, फार्मर्स फोर्स्ड टू सेल क्रॉप्स ओनली टू मनी लेंडर्स फ्रॉम होम लोन्स वर टेकन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो एक ये लिख के आ जाना। दूसरा पॉइंट ये लिखकर आ जाना कि विलेज के जो ट्रेडर्स होते थे वो बड़ी बदमाशी करते थे। बोले विलेज ट्रेडर्स कॉस्ट लॉसेस टू फार्मर्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेइंग, वजन गलत कर देते थे, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और एक रीजन लिख के आओगे, डिस्ट्रेस सेल। तो बोले इन सब रीजंस की वजह से मार्केटिंग की नीड है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, ये क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की क्या नीड है, किसकी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की क्या नीड है, इस नाम से भी आ सकता है। किसकी क्या नीड है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की क्या नीड है, इसके नाम से भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकता है कि इन जनरल एग्रीकल्चर मार्केटिंग की क्या नीड है। दोनों ही केस में आपको यही आंसर लिखना है, कोई और दूसरा तीसरा आंसर नहीं लिखना है। बोलिए आया। अब आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन आएगा, मेजर्स टेकन
बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए? मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या क्वेश्चन आएगा? गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए किसे इंप्रूव कराने के लिए? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग? तो आप सबसे बोलोगे गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड regulated markets, government established regulated markets which were monitored by market committee, which were monitored by market committee having representatives from government, farmers and traders। देखो रेगुलेटेड मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट स्टैब्लिश किए, मंडीज स्टैब्लिश की। इन मंडीज में किसानों को फॉल्टी वेइंग से, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट से बचाया जाता था। कौन बचाती थी? एक मार्केट कमेटी। और इस मार्केट कमेटी में सबके रिप्रेजेंटेटिव होते थे, गवर्नमेंट के भी होते थे, फार्मर के भी होते थे, और जो विलेज के क्या होते थे? ट्रेडर्स होते थे, उसके भी होते थे। दूसरा बोलोगे गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यार, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स होनी चाहिए, रोडवेज होने चाहिए, रेलवेज होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीजों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तीसरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज were established to increase bargaining power of farmers। बेसिकली क्या हुआ? ये पॉइंट कल भी आया था, आप याद करो, जब हमने 1950 से 1990 की इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ी थी, तो उसमें जो हमने मेजर्स पढ़े थे, लैंड रिफॉर्म मेजर्स, उसमें एक मेजर कोऑपरेटिव सोसाइटी था। इसमें क्या होता है? फार्मर मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं और सभी फार्मर्स कलेक्टिवली अपना प्रोड्यूस मार्केट में खरीदने जाते हैं और इनपुट्स मार्केट में खरीदने जाते हैं। तब कलेक्टिवली इनपुट्स खरीदने जाएंगे तो इनपुट सस्ते मिलेंगे, और कलेक्टिवली माल बेचने जाएंगे तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी और उसे बेटर प्राइस पे बेच पाएंगे। तो ये एक आपको ध्यान रखना है, एक आपको याद रखना है, कई सारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए, मतलब गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज बनाई। उसमें सबसे मेन है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा, अब आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पता होनी चाहिए क्या होती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है? गवर्नमेंट ने एक प्रोड्यूस की मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी। मान लो गेहूं की रेट फिक्स हो गई 10 रुपए किलो, तो गवर्नमेंट ने फार्मर को बोला, इस मिनिमम प्राइस से ऊपर वाली प्राइस पर अगर तू मार्केट में अपना प्रोड्यूस बेच पा रहा है तो बेच ले, नहीं तो जो भी हमने मिनिमम प्राइस फिक्स करी है उस रेट पर हम तेरे से तेरा प्रोड्यूस खरीद। मतलब एक मिनिमम प्राइस फिक्स हो गई। फिर सरकार ने क्या बोला? भाई इस प्राइस में तू मार्केट में बेच पा रहा है तो बेच ले, नहीं बेच पा रहा तो हमारे पास आ जा, हम तेरे से खरीद लेंगे। ये होती है एमएसपी। तो आप बोलोगे एमएसपी मींस produce of farmers will be purchased by government at specified price if it is not sold in market।
गवर्नमेंट बोली अगर मार्केट में नहीं बिक रहा तो तू हमें आके बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये, एक आप बोलोगे क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस, क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस विद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये दो मेन पॉलिसी मेजर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो गवर्नमेंट ने क्या करे, इंट्रोड्यूस करे, जो गवर्नमेंट ने क्या करे, इंट्रोड्यूस करे। अब बफर स्टॉक क्या होता है? सर किसी साल सरप्लस प्रोड्यूस हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसान का सरप्लस प्रोड्यूस खरीद कर उसको कहां रखवा देगी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास। अब ये जो सरप्लस प्रोड्यूस किसके पास रखा हुआ है, फूड कॉरपोरेशन इंडिया के पास। इसके दो यूजेस होंगे, एक तो जब हमारी कंट्री में कभी फेमाइन आएगी, शॉर्टेज आएगी, तो तब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्लस इस सरप्लस स्टॉक को गरीब लोगों को गरीब लोगों को फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू मार्केट में बेचा जाएगा अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर बोल रहा हूं, बफर स्टॉक का क्या कॉन्सेप्ट है, जो सरप्लस प्रोड्यूस ग्रो हुआ वो गवर्नमेंट फार्मर से खरीदेगी और कहां रखवा देगी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास। फिर वो सरप्लस स्टॉक नीड के टाइम पर, जब कभी लो आउटपुट हुआ, स्कैरसिटी हुई, तब अर्जेंट नीड्स को मीट आउट करने के लिए यूज करेंगे, और दूसरा उसे गरीब जनता को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। तो बफर स्टॉक का क्या करना है, दो चीजें, बोलो क्या क्या करेंगे। इट विल बी यूज्ड टू मीट अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स, अर्जेंट नीड्स एट टाइम्स ऑफ स्कैरसिटी, और आप क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर पब्लिक थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो, आ गया। अच्छा, अब इस चैप्टर का मतलब, इस चैप्टर का तो क्या बोलूंगा, इस टॉपिक का जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। भाई नॉर्मली किसान अपना माल बेचने कहां जाएगा, रेगुलेटेड मार्केट्स में, मंडियों में बेचेगा। तब गवर्नमेंट ने एनकरेज करा है और आज के टाइम पे दो ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स आ गए हैं जो एक उम्मीद की किरण यानी रे ऑफ होप का काम कर रहे हैं बेचारे नन्हे मुन्ने गरीब किसानों के लिए। इसमें एक तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या करा, एस्टेब्लिश किए फार्मर्स मार्केट। क्या एस्टेब्लिश किए, फार्मर्स मार्केट में मिडिलमैन नहीं होता। क्या नहीं होता, और किसान क्या करते हैं, डायरेक्ट सेल करते हैं बाय फार्मर टू पब्लिक। फार्मर अपना माल डायरेक्टली पब्लिक को बेचता है। इससे जो मिडिलमैन कमीशन लगती थी वो बच गई। और इसके एग्जाम्पल लिखाइए, जैसे इसका एक एग्जाम्पल क्या हो गया, आज पंजाब, देखो बुक में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको सारे याद रहे तो सारे करो, नहीं तो मिनिमम एक करो। जैसे इसमें याद करो कि एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया फार्मर्स मार्केट का, जैसे कि अपनी मंडी। क्या इंट्रोड्यूस किया गया, अपनी मंडी। अपनी मंडी का जो कॉन्सेप्ट आया, अपनी मंडी का जो कॉन्सेप्ट आया वो पंजाब में भी आया, वो हरियाणा में भी आया, वो राजस्थान में भी आया, पंजाब में भी आया, हरियाणा में भी आया, राजस्थान में भी आया। और एक और आपको याद कर लो, अगर आपको याद रह जाए, इजी स्पेलिंग जिसकी हो, इजी स्पेलिंग जिसकी हो, तो मेरे हिसाब से आप रायथू बाजार याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो, रायथू बाजार। और रायथू बाजार कहां खोला गया, एपी
आंध्र प्रदेश और एपी को तोड़ के जो बना तेलंगाना। ठीक है, एक तो ये, और एक और था आ जाओ फटाफट, पता नहीं कितने ऋतु आ गए, आओ। अच्छा, एक था फार्मर्स आजकल क्या करने गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से डायरेक्ट टाई अप कर लिया है और वो डायरेक्ट अपना प्रोड्यूस किसको बेच देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज को। तो एक और पॉइंट क्या याद रखोगे, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फार्मर्स विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। यहां तक बात समझ में आती है, बोलो यस और नो। चले आगे, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे बेटा, अभी हम पढ़ रहे थे बेटा, क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे लिंगरिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग चैलेंजेस में दो थे, एक रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब हम बात करेंगे जो नए नए पैदा हुए हैं, इमर्जिंग चैलेंज। इसमें एक था डाइवर्सिफिकेशन और एक था ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए आइए बात करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की। किसकी बात करूंगा, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की। तो आप बोलोगे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके का होता है, एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जहां पे हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं रादर देन ग्रोइंग सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप, और एक आप बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो दोनों समझाऊंगा मैं आपको, पहले तो आप बोलो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। पहले इसकी बात कर लेते हैं, सेकंड वाला छोड़ दो। सर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन ये बोलता है कि जो किसान एक साल में एक ही वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रो कर रहा है, बोले वो गलत है। ही शुड ग्रो मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। जैसे इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, राजस्थान का जो फार्मर था वो क्या करता था, सिर्फ एक क्रॉप ग्रो करता था आज से 20 साल पहले तक, विच इज वीट, गेहूं। आज वही किसान पता है क्या करता है, आधे खेत पे तो वीट ग्रो करता है और आधे खेत पे वाटरमेलन। क्या ग्रो करता है, वाटरमेलन। एक्चुअल बता रहा हूं ये आपको। तो अब इससे फायदा क्या होता है वो अपन डिस्कस करेंगे। पहले डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, एक तरह की क्रॉप नहीं उगा के मल्टीपल टाइप की क्रॉप आपको क्या करनी पड़ेगी, ग्रो करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे इट मींस प्रोडक्शन ऑफ, इट मींस प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, it means production of diverse variety of crops rather than one specialized crop। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। आप याद रखना डाइवर्सिफिकेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, सॉरी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो।
अरे बोलो बेटा, ये कॉन्सेप्ट आया नहीं आया आपको समझ में? पक्का आ गया? बिल्कुल आ गया। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स क्या है? एक तो मार्केट रिस्क कम हो गया फार्मर का। मार्केट रिस्क आता है प्राइस फ्लक्चुएशन से। तो रिस्क कैसे कम हुआ? हो सकता है किसी साल वीट ज्यादा ग्रो हो जाए, तो वीट की प्राइसेस मार्केट में बहुत कम हो जाए, तो फार्मर को वहां पे लॉस हो जाएगा। वो लॉस फार्मर कंपनसेट कर सकता है बाय सेल ऑफ वाटरमेलन क्रॉप्स। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतनी किस्मत बुरी होगी कि वीट की प्राइस भी कम हो गई मार्केट में और वाटरमेलन की प्राइस भी कम हो गई, तो वीट में लॉस होगा तो वाटरमेलन से कंपनसेट हो जाएगा, और वाटरमेलन में लॉस होगा तो वीट से कंपनसेट हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज क्या है? इट मिनिमाइजेस मार्केट रिस्क, इट मिनिमाइजेस मार्केट रिस्क arising due to प्राइस फ्लक्चुएशंस। प्राइस फ्लक्चुएशन होने की वजह से जो क्या आ रहा है, मार्केट रिस्क आ रहा है, वो कम हो जाता है। दूसरा, इससे फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी, बिकॉज यू विल बी एबल टू ग्रो एंड सेल मल्टीपल वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। तो आप क्या बोलोगे? इट इंक्रीजेस एंड स्टेबिलाइजेस फार्मर्स इनकम। बोलो आया नहीं आया समझ में? अब दूसरा क्या था? एक तो होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन होता है, बोलो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या होता है, फार्मर को यह बोला जाता है कि तू सिर्फ क्रॉप की फार्मिंग मत करे, तू कुछ अदर एक्टिविटीज या एम्प्लॉयमेंट करना भी चालू कर। जैसे क्रॉप फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी कर ले, क्रॉप फार्मिंग के साथ साथ मे बी तू पोल्ट्री फार्मिंग भी कर ले। तो इसमें किसान को क्या बोला जाता है? इट मीन्स shifting from crop farming to other areas of employment। क्लियर है? अब देखो यार, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और इसके समरी नोट्स मैंने ना आपको कॉपी में लिखा रखे हैं, आप चेक करो। तो मैं क्या है, इसको अभी ऑलरेडी समरी लिखा रखा हूं, मैं समरी लिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको समरी बहुत अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। तो एलाइड एक्टिविटीज में एक तो आप बोलोगे सबसे पहला आता है एनिमल हस्बेंड्री। क्या आता है? अब एनिमल हस्बेंड्री में आप सबसे पहला क्या याद रखोगे? सबसे पहला आप क्या याद रखोगे? देखो, ज्यादा अनशन डेटा मत याद रखो, लिमिटेड डेटा याद रखो, पर उसको अच्छे से याद रखो। सबसे पहले आप ये बोलोगे, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक है वर्ल्ड लेवल में। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के पास सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है। हमारी कंट्री से ज्यादा लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन किसी और कंट्री के पास नहीं है। अब इसमें बहुत सारा डेटा है, आंखें बंद करके छोड़ देना। मेन इंपॉर्टेंट इसका डेटा नहीं है, मेन दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो एनिमल हस्बेंड्री की इंपॉर्टेंस किसानों के लिए, और एक एनिमल हस्बेंड्री करते वक्त हमारे किसान प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं, यह आपको बाय हार्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बात बोलो, इंडिया हैज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। फिर आप बोलोगे व्हाट इज द, पेपर में क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग।
तो इसमें सबसे पहला मेन पॉइंट याद रखोगे, एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक फार्मिंग दोनों ही एक ही बात है। ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है रूरल विमेन। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसके लिए है? रूरल मैन के लिए नहीं, रूरल विमेन के लिए। तो आप पहला इंपॉर्टेंस क्या बोलोगे? एनिमल हस्बेंड्री इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एनिमल हस्बेंड्री इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल विमेन। फिर आप दूसरी चीज क्या बोलोगे? दूसरी चीज क्या बोलोगे? इट प्रोवाइड्स, यहां पे एक डेटा लर्न होगा, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 70 मिलियन स्मॉल फार्मर्स। और ज्यादा इसमें मत लर्न करना, सिर्फ एक डेटा याद रखना कि हमारी कंट्री में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ या ऑपरेशन फ्लड हुआ, जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम इंक्रीज हुआ आओ जी आओ, लाइफ इज गुड, बैटरी इज बैड खत्म हो गई थी, फटाफट आओ, चलो चलो चलो, किस्मत को चमकाना है, पढ़ते जाना है, आओ आगे। अब आगे क्या बोलेंगे? भूल गया मैं तो, पॉइंट फिर से स्टार्ट करते हैं। सर एनिमल हस्बेंड्री लगाने से क्या हुआ? जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ। इसको व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड बोला गया। तो तीन बातें याद रखो। पहला, इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल वुमेन। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट to nearly 70 million farmers. There was 10 times increase in production of milk due to Operation Flood, also called White Revolution. Problems क्या है? लर्न हो जानी चाहिए, फालतू की माथा पच्ची नहीं। 2 पॉइंट भैया देखो, 2 प्रॉब्लम है। एक तो हमारे यहां पे जानवरों का इलाज नहीं होता, डेफिशिएंट वेटनरी केयर। वेटनरी केयर मतलब जानवरों के इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं है हमारे देश में। अभी इसकी भैंस से बीमार पड़ गई, कहां जाएगा बेचारा? रो रहा है अपनी भैंस के पीछे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज होती है। हमारी कंट्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक इस सेक्टर में नहीं आई है। तो 2 प्रॉब्लम क्या है? आप बोलोगे लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू बैकवर्ड नो हाउ। नो हाउ माने टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी वर्ड यूज कराओ। लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। और दूसरा रीजन बोलोगे डेफिशिएंट वेटनरी केयर। बस इतना सा याद कर लो, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बोलो आया। दूसरा है फिशरीज। क्या है? नाम से ही क्लियर है, मछली पकड़ना। इसमें देखो मेन बातें, अगेन इसमें भी क्या है? नफे और नुकसान। नफे और, सबसे मेन फिशरी में क्या है? फिशरी के ड्रॉबैक करो। फिशरी के प्रॉब्लम्स क्या है, ड्रॉबैक क्या है, दिक्कत क्या है फिशरीज में? ठीक है, पहले मेन स्टेट से याद रखो फिशरी वाले। क्यों याद रखने हैं? जहां जहां समुंदर है वहां वहां मछली पकड़ेगा आदमी जाके। तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आर मेन फिशिंग स्टेट्स। दूसरा ये याद रखो कि फिश पकड़ने के 2 सोर्स होते हैं, इनलैंड और मरीन। इनलैंड मतलब नदी में जाके मछली पकड़ना, तालाबों में जाके मछली पकड़ना। मरीन माने समुंदर में जाके मछली पकड़ना। तो आप बोलोगे देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ फिशिंग। इनलैंड सोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक्स, ponds, etc. and marine, that is sea and ocean. अगर डेटा याद रह जाए तो कर लेना, 65% कंट्रीब्यूशन, 65% कंट्रीब्यूशन इनलैंड सोर्सेज का है एंड ओनली 35% कंट्रीब्यूशन मरीन का है। ठीक है,
अब डेटा लर्न करना है। अब क्या करना है? डेटा लर्न करना है। 65 और 35 अगर हो जाए तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। अब आओ प्रॉब्लम्स में। प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है? मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। प्रॉब्लम्स क्या है? फिशिंग कम्युनिटी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, वहां पे लो पर कैपिटा इनकम है, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी है, और पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज हो रहा है, और ओवर फिशिंग हो रही है। क्या क्या प्रॉब्लम है बोलो? देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ लो पर कैपिटा इनकम, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। 4 वर्ड भी याद रह जाएं तो काम चल जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज दीजिए ताकि वो डेट ट्रैप से बाहर आ पाए। फिशिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कराइए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फार्मर को अवेलेबल कराइए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में स्मॉल लोन्स दे रहे हैं, वैसे ही फिशरी में भी देना चाहिए। पहले प्रॉब्लम बोलो, लर्न कराओ। लर्न प्रॉब्लम्स इन फिशरी आर लो या ऐसे बोलो, लो पर कैपिटा इनकम, हाई लिटरेसी रेट, ओवर फिशिंग, pollution of water bodies. Solution to the problem are providing credit facilities, establishment of self-help groups, fishery technology needs to be upgraded. बोलो आया नहीं आया? और तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा आपको याद रखना है हॉर्टिकल्चर। और इसमें याद रखना है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, तनवा। किस पे बात करेंगे? तनवा। अगेन आपकी एनसीईआरटीज में तनवा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ठीक है, चलिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फूल फल उगाना, फूल फल उगाना। बोलो, हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, and it also includes शहद बनाना, and it also includes production of honey. ठीक है, अब अगेन डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ fruits and vegetables in the world and leading producer of mangoes, banana, coconut, cashew nut. अरे यार, आम, केला, नारियल और काजू, बस ये मेन है अपना। अब फायदा बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ और इशू बताओ। दिक्कत क्या है भाई, और तेरी इंपॉर्टेंस क्या है? पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। सर इंपॉर्टेंस यही है, ये फार्मर के लिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है, न्यू सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? हॉर्टिकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट फॉर फार्मर्स एंड इट इंक्रीजेस, ऐसे बोलो, इट कॉजेस सिग्निफिकेंट राइज इन इनकम लेवल्स फॉर फार्मर्स। दो बातें याद रखो, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और इससे सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है किसानों की इनकम में। इशू क्या है? इशू क्या है? सब प्रॉब्लम ये हो गई है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो होने से पल्सेस का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, क्योंकि जिन एरिया पे पहले किसान पल्सेस उगा रहा था वहीं फ्रूट्स उगा रहा है, तो इससे पल्सेस यानी दालें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? हॉर्टिकल्चर हैज लेड टू reduction of area for production of pulses. As a result, prices of pulses have become very high. ठीक है, एक तो ये, और solutions क्या है? वही देखो, solution हर जगह वही है। आप बोलो
Horticulture requires better electricity facilities, cold storage systems, better marketing, technology improvement. इतनी बातें भी अगर आप याद रख सकते हो तो मुझे चलेगा. और एक आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं होता बेटा. देखो मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, जो विलेज का यूथ है उसको आईटी की ट्रेनिंग दे दो. आईटी की ट्रेनिंग देके वो वहां पे क्या खोल देगा, साइबर कैफे खोल देगा. साइबर कैफे के क्या फायदे हैं, इससे किसान गूगल पे जाके प्रोड्यूस की मार्केट प्राइसेस देख सकते हैं, वेदर कंडीशन देख सकते हैं, सॉइल कंडीशन देख सकते हैं, जो क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है. और चारों लिखा रखे हैं मैंने समरी वे में, नोट्स में चारों लिखा रखे हैं. इसकी समरी ऑलरेडी बनी हुई है तुम्हारे पास. अच्छा, तनवा की भी समरी बनी हुई है क्या? तनवा की भी समरी बनी हुई है क्या? तनवा TANWA बनाए, आओ बनाए. तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर, more popularly known as तनवा. अब ये तो नाम से बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये तमिलनाडु में आया. What was तनवा? तमिलनाडु में जो रूरल एरियाज में लड़कियां थी उनको ये जो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंदर क्या करवाता था, ट्रेनिंग करवाता था. तो आप बोलोगे तनवा वॉज अ प्रोग्राम which was launched in Tamil Nadu to provide training to women, to provide training to women in diverse techniques of agriculture. बोलो आया कि नहीं आया? इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे. विमेन का लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनका लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने उनकी ट्रेनिंग करा दी है. और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी. तो आप बोलोगे इट लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी and increases income of rural women. बोलो आया कि नहीं आया? समझ में आता है? इतना भी अगर आप इसमें याद रखते हो मेरा काम बन जाएगा. मुझे इसमें ज्यादा माथापच्ची आपके एंड पे नहीं रिक्वायर्ड है. और आखिरी, अच्छा बोलो, एक बार बोलो, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बोलो यार, कोई टेंशन नहीं है. सबसे पहले तो आप ये समझो, दो तरह के चैलेंजेस थे. लिंगरिंग चैलेंज जो लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं, जो रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग थे, और इमर्जिंग चैलेंज जो रिसेंटली डेवलप हुए, जो कि डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग थे. अभी हमने किस पे बात करी है? डाइवर्सिफिकेशन पे. अब हम किस पे बात करेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग पे. डन? चलिए, let's talk about organic farming. Please don't talk, please. Let's finish this up. चले आगे. सर ये समझ में आ रहा है क्या? और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको जो मैंने बचे हुए पूरे चैप्टर की समरी बनाई और आगे भी बनाऊंगा. सिर्फ मैंने 4 टॉपिक्स की समरी नहीं बनाई, क्योंकि इन चारों टॉपिक की समरी मैं मेन क्लास में ऑलरेडी बनवा रखा हूं. अगर आपको यह समरी चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? सर सबसे पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब समझ लो. ऑर्गेनिक फार्मिंग में यह होता है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते हैं,
केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते हैं और हम नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज करके और बिना हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करे प्रोडक्शन को कैरी आउट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का फोकस है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप क्या बोलोगे पेपर में कोई पूछे व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन बना के दूंगा जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की सारी मेन बातें कवर हो जाएंगी। लर्न करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग focuses on rural development. Organic farming focuses on sustainable development where organic inputs are used for cultivation and it avoids use of chemical fertilizers and pesticides, which helps to restore and maintain इकोलॉजिकल बैलेंस। समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का देखो मीनिंग बहुत आसान है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग बहुत आसान है, लेकिन ये अपने को आना चाहिए। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। आगे चलते हैं। अब सर ऑर्गेनिक फार्मिंग का नीड क्या है? एक तो ये पता होना चाहिए और आप अपनी मर्जी से एक्सप्लेन करके आओ, ज्यादा कोई माथा पच्ची नहीं करने का है पेपर में। अगर आप हेडिंग भी पेपर में ठीक से लिख के आ पा रहे हो और अंदर का एक्सप्लेनेशन समझ के लिखा हुआ है, यू विल गेट योर मार्क्स। तो सबसे पहले आप बोलो नीड, इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है? तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहला तो सबसे फायदा ये है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या कोई भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स यूज करना अवॉइड करती है। आज जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड हैं, ये आउट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये सब उनको अवॉइड करती है। तो सबसे पहला आप बोलोगे इट डिस्कार्ड्स यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक तो इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज नहीं होते। दूसरा बोलोगे इट इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब बच्चे बोलते हैं सर हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अरे मेरे बच्चा, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि इसमें केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज नहीं हो रहे। तो आप बोलोगे इट इज मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिकॉज इट अवॉइड्स यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अच्छा, एक क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो आप बोलोगे इट हेल्प्स इन sustaining soil fertility by use of organic inputs like example लिखा manure made out of animal and plant waste। अच्छा, अब ये मैं मानता नहीं हूं, मेरे को तो पता नहीं। बोले जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का फूड आता है वो ज्यादा टेस्टी होता है। संतरा तो संतरा होता है सर, केमिकल डाल के होगा हो या कैसे भी होगा, एंड में ऑरेंज ही होगा, मीठा होना है तो मीठा ही होगा, खट्टा होना है तो खट्टा ही होगा, बट बुक्स में लिखा हुआ है लिखाना। तो आप क्या बोलोगे? प्रोड्यूस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग
इट टेस्टी एंड हेल्दियर। टेस्टी का पता नहीं, हेल्दियर तो होता है क्योंकि उसमें क्या यूज नहीं हो रहे, केमिकल्स। तो इट रिजल्ट्स इन हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। ठीक है, क्लियर है क्या? मैं तो ये भी श्योर नहीं हूं कि टेस्टियर कोई वर्ड होता है। ठीक है, बुक्स में लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। डन है क्या? बोलो आया नहीं आया? हाँ, इसमें एक लाइन एक्सप्लेन करना, लर्न करना। ऑर्गेनिक फूड इज जनरली more nutritious than food from conventional farming। कन्वेंशनल फार्मिंग है जहां पे आप केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करके कल्टीवेशन करते हो। ठीक है, हाँ सस्ता है ये, क्योंकि सोचो मार्केट में केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने जाओ, एक गाय के गोबर से खाद बना लो। ऑब्वियस सी बात है, गाय के गोबर से बनी हुई खाद ज्यादा सस्ती है। तो ये बोलो, इट इन्वॉल्व्स inexpensive technology, so it is beneficial for small and marginal farmers। प्रॉब्लम्स क्या है इसकी? बहुत सारी हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोडक्शन कम आता है। बिना का केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए प्रोडक्शन कम आता है। प्रोडक्शन कम आने से किसानों को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला, इट कॉजेस लेसर यील्ड। दूसरा प्रॉब्लम, क्योंकि केमिकल यूज नहीं हो रहे तो जो प्रोड्यूस होता है वो जल्दी खराब होता है, उसकी शेल्फ लाइफ छोटी होती है। प्रोड्यूस हैज शॉर्टर शेल्फ लाइफ। तीसरी प्रॉब्लम है, इट इज नॉट कॉस्ट एफिशिएंट। कॉस्ट एफिशिएंट किसान की बात नहीं हो रही, पब्लिक की बात हो रही है। सोचो होगा क्या? किसान की यील्ड कम हो रही है तो वो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लेस यील्ड को महंगे में बेचेगा, और ऐसा होता भी है। आज आप मार्केट में ऑरेंजेस लेने जाओगे बाय चांस, तो अगर नॉर्मल ऑरेंज 80 रुपीज पर केजी है तो वही ऑर्गेनिक वाला शायद 120 या 130 रुपीज पर केजी होगा। तो ये जनरल पब्लिक के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। फार्मर्स की बात नहीं हो रही, जनरल पब्लिक के कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, और फार्मर के लिए भी एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शॉर्टर शेल्फ लाइफ है तो उनका प्रोड्यूस खराब जल्दी होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन फिर भी याद रखना, इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो फार बेटर है, फार आउटवे कर रही हैं इसकी डिसएडवांटेजेस को। ठीक है, अच्छा इसमें एक तो मेरे को अब छोटी छोटी एक दो बातें आपको समझानी है। एक तो किसी स्टूडेंट ने सुबह पूछा था तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वन स्टूडेंट आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन इन मॉर्निंग, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, देखो मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा। सर नॉलेज इकोनॉमी जो है वो फोकस करती है कि बेटर टेक्नोलॉजी यूज करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करके कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। लाइक अ कंट्री लाइक जापान इज अ नॉलेज इकोनॉमी, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग लिटरेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे। देखो प्रोडक्शन बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो या नॉलेज ज्यादा हो। अगर एक बंदा नॉलेजेबल है ना तो वो कम रिसोर्सेज को यूज करके भी ज्यादा प्रोडक्शन जनरेट कर सकेगा। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज नॉलेज इकोनॉमी, तो आप बोलना, इट पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा, इट मींस एन इकोनॉमी, it means an economy which focuses on growth through quality, quantity, through quality, quantity and availability of information।
rather than focusing on means of production. सर ये इकोनॉमिक्स ये नहीं सोचती कि रिसोर्सेज ज्यादा कहां से लाएं, मींस ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा कहां से लाएं. ये इकोनॉमिक्स ये सोचती हैं कि हमारे देश में जो इंफॉर्मेशन उपलब्ध है वो क्वालिटी वाइज अच्छी हो, खूब सारा डेटा हो, क्वांटिटी वाइज अच्छा हो और लोगों को एक्चुअल में अवेलेबल हो पाए. तो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे जो इकोनॉमी फोकस कर रही है, दैट इकोनॉमी इज समटाइम्स टर्म्ड एज knowledge economy. This is a general terminology. It can be used in relation to agriculture. It can be used in relation to industries. At the end of the day, अगर आप knowledgeable ज्यादा हो तो आप कम resources से भी ज्यादा production generate करने में capable रहोगे. बोलो आया? बोलो यस और नो. इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है पेपर में. मेरे को पता है तुम्हारे स्कूल वाले किसी टीचर ने खुजली करके तुमसे पूछा होगा, बट आता नहीं है पेपर में. क्लियर है? मेरे को मॉर्निंग में क्वेरी आई थी, दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड. डन? हाँ जी आंटी खुश? आंटी बोल रही है हाँ जी खुश. चलो